हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम शंकर है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति एकेडमी। सो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे सी टैट 2021 के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करेंगे सीडीबी के क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन के साथ, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड्स टू फोकस ऑन। यहाँ पर टीचर्स को लर्नर की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। स्कोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कंसेप्ट बाय द लर्नर, मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेज एवरीथिंग। इस पे जाने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे NCF। NCF क्या है, इस चीज़ को पहले हम समझते हैं। NCF आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था NCERT ने। NCERT ने NCF को पब्लिश किया है और अभी तक NCERT ने 4 NCF को पब्लिश किया है और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये 4th एडिशन है जो कि 2005 में आया था। ठीक है। NCF के बारे में मैं आपके नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसमें मैं और एक्सप्लेन करूँगा NCF के बारे में। आपका यहाँ पर NCF जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, ये 2005 है और इसको पब्लिश किया गया था NCERT के द्वारा। NCF के हिसाब से जो चाइल्ड है उसको बताया गया है कि चाइल्ड जो रहेगा आपका वो एक नेचुरल लर्नर है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्ड को NCF किस तरीके से कंसिडर करता है। तो चाइल्ड को वो एक नेचुरल लर्नर की तरह कंसिडर करता है और यहाँ पर कहता है कि जो नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो नॉलेज बच्चा जो गेन करता है, उसमें एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस लगता है। अब वर्ड्स का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है? एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये है, लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज खुद पर, वो अपने आप ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब टीचर्स जो हैं यहाँ पर, टीचर्स जो हैं वो इस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए हेल्प करेंगे। टीचर्स जो यहाँ पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए हेल्प करेंगे। अब टीचर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? टीचर्स यहाँ पे किस तरीके से हेल्प करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा इनकरेज करके एंड एक्सेप्ट करके, कि जो भी बच्चे को आता है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी करें और जो भी उसको आता है उसके लिए उसको इनकरेज भी करें। सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर हम बच्चे को यहाँ पे मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। अब ये मटेरियल्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मटेरियल्स आपका इंटरैक्टिव होना चाहिए, जिससे जो बच्चा है वो सीख सके यहाँ पर और वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। थर्ड जो आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है, वो इंक्वायर करे। इंक्वायर यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। इंक्वायर किस चीज़ का करना है? कि जो उसे प्रीवियस नॉलेज है, उसे जो पता है, जैसे नया कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्या आता है। फोर्थ जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में। एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पर बात हो। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जो टीचर्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप क्वेश्चन पे ऑप्शन देखेंगे कि आपका जो बी ऑप्शन है, इसमें बताया गया है इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है, जिससे जो ये नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट हो पाएगी। यहाँ पर जो है आपका ज्ञान अर्जित हो पाएगा अध्यापक का शिक्षार्थी की तरफ। तो आप बी ऑप्शन की तरफ यहाँ पर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वहाँ आपका बोलता है गिफ्टेडनेस फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ गिफ्टेडनेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक मॉडल पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं 3 रिंग
मॉडल, 3 रिंग मॉडल। अब आपको ये पता होना चाहिए 3 रिंग मॉडल जो है वो दिया गया था जोसेफ रेंज़्यूली के द्वारा। ये आपको नाम याद रखना है। 3 रिंग मॉडल दिया गया था जोसेफ रेंज़्यूली के द्वारा। इन्होंने बात करी थी किसके बारे में? गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात करी थी। जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं आपके, उनके बारे में इन्होंने बात करी थी। अब जब गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में इन्होंने बात करी तो अपना एक 3 रिंग मॉडल दिया। उस 3 रिंग मॉडल में इन्होंने क्या क्या बात करी है? इन्होंने बोला 3 रिंग मॉडल के अंदर कि कोई भी गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो अबव एवरेज एबिलिटी का होगा, ठीक है। जो नॉर्मल जो चाइल्ड है उससे, नॉर्मल बच्चों से उसकी जो एबिलिटी होगी ज़्यादा होगी। दूसरा उन्होंने बोला टास्क कमिटमेंट के बारे में। थर्ड उन्होंने बोला क्रिएटिविटी के बारे में, कि ये 3 पॉइंट्स आपका किसी भी गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? अबव एवरेज एबिलिटी होनी चाहिए, टास्क कमिटमेंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे। तो ये 3 रिंग मॉडल उन्होंने दिया था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन डी के अंदर हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है। सो आप ऑप्शन डी पे जा सकते हैं इसके लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 एरर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अब यहाँ पर बात आ रही है NCF की, और NCF के हिसाब से एरर ज़रूरी क्यों है? जो गलतियाँ करते हैं वो किस वजह से महत्वपूर्ण है, ठीक है। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वो किस लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग NCF पे आते हैं। अभी मैंने बात भी करी थी फर्स्ट क्वेश्चन में NCF की। तो NCF को दिया था NCERT ने। तो NCERT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका NCERT की फुल फॉर्म है। अब NCERT की फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने यहाँ पर पब्लिश करे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने क्या करा है? यहाँ पे पब्लिश किए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स। और इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने नाम दिया NCF, जिसे हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करे हैं अभी तक, और वो ईयर कौन कौन से हैं? NCF के 4 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, वो आपके ईयर हैं 1975, 1988, 2000 और 2005। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं 2005 की, NCF 2005 की। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 4 NCF अभी तक पब्लिश किए हैं, जिसमें से अभी जो लेटेस्ट है वो है 2005 का। NCF के हिसाब से जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। और NCF का एम क्या है? NCF का एम है टू रिफॉर्म द एजुकेशन, टू रिफॉर्म द एजुकेशन। यहाँ पर NCF ये बात करता है। NCF ने जो पब्लिश किया है उसे 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो NCF ने यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस में यहाँ पर पब्लिश किया है। अब NCF के हिसाब से यहाँ पर जो एरर्स के बारे में बात होती है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, एरर्स के बारे में बात होती है, तो ये बताता है कि जब एक बच्चा गलती करेगा तो वो उसके बारे में सोचेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि उस सोल्यूशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वो उसको हेल्प करेगा एरर करने पे, ठीक है, उसको एरर करने पे हेल्प करेगा। और यहाँ पे एरर्स हेल्प करेंगे सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। एंड टीचर्स स्कोल्ड नहीं करेंगे, बच्चे को डांटेंगे नहीं, ठीक है, क्लासरूम से बाहर नहीं निकालेंगे, ये आउट ऑफ द क्लास नहीं करेंगे,
ये दोनों काम नहीं करेंगे। एनसीएफ कहता है अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो उससे सीखेगा। तो हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे, प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। तो इससे बच्चा क्या करेगा, सॉल्यूशन तक पहुँच पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी पे आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ चाइल्ड्स नोटबुक shows error in writing like reverse images, mirror imaging etc. such a child is showing a sign of। यहाँ पर एक बच्चा है जो कि एरर कर रहा है लिखने में, उसके लिए यहाँ पर कौन सी ये साइन जो है वो शो कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिसएडवांटेज। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी बच्चा अगर अनेबल टू राइट, रीड, ये सब एक्सपीरियंस करता है, ये सारी चीज़ें राइट है, रीड है, ये सब एक्सपीरियंस अगर करता है या कैलकुलेशंस में उसको प्रॉब्लम आती है तो वो एक तरीके की डिसेबिलिटी है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, अधिगम में क्या कहते हैं, उसको प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से इसको लर्निंग डिसेबिलिटी में रखा जाएगा। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, आगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बात हो रही है इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो पहले हमें समझना है इमोशनल डेवलपमेंट है क्या। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका बताता है कि एक तरीके का एक्सपीरियंस है, ये आपका एक तरीके का एक्सपीरियंस है जो कि एक एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये कीवर्ड्स आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है तो इन कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जो है एक तरीके का एक्सपीरियंस है एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड रेगुलेट करने के लिए, और एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पर आपकी इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, आपके एक्सप्रेशन को समझने के लिए एक तरीके का एक्सपीरियंस है इमोशनल डेवलपमेंट। और ये कब से होता है, आपकी बर्थ से, जन्म से आपके। तो आप जैसे ही बर्थ लेते हैं आपका इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि इमोशनल डेवलपमेंट सबसे बेस्ट कहाँ पर मिलेगा। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेरेंट्स का, ये आपका माता पिता का ही काम है। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, सिर्फ क्लास को कंट्रोल करने से इमोशनल डेवलपमेंट हो जाए। थर्ड है आपका अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, जिसमें एक अथॉरिटी की तरह यहाँ पे काम किया जाए। फोर्थ है आपका डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब देखिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या होगा आपका, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी जो आवाज़ है सुनी जाएगी। यहाँ पर बच्चे की आवाज़ जो है उसको सुना जाएगा और वो अपनी बातें बोल पाएगा, जिससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग होगा। इससे बच्चे में क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा बच्चा। अगर वहाँ पर अगर बच्चे की बात ना सुनी जाए तो उससे क्या होगा कि बच्चे में ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चे की बातों की वैल्यू की जाएगी, जिससे बच्चा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो सबसे बेस्ट इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर्स नीड्स टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट children's learning. To create such learning environment, which one of the given statement is not true? यहाँ पर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करना है ताकि बच्चे यहाँ पर सीख सकें, उसके लिए इसमें से लर्निंग एनवायरनमेंट कौन सा सही नहीं है।
compliance with the teacher, acceptance of the child, positive tone of the teacher, approval of the child's effort। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं उसमें लिखा हुआ है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगर एक लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, सम होता है। किस चीज़ का सम है, जिसमें क्या है, सम है आपका कि आपका ये टोटल सम किस चीज़ का है, सराउंडिंग के साथ कोई एक इंडिविजुअल जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, वो इंटरैक्ट कर रहा है और उस इंटरैक्शन से वो एक एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। वो क्या गेन कर रहा है, एक एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं एक लर्निंग एनवायरनमेंट। एक क्या बोलते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट। अब लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि बच्चे को एक्सेप्ट किया जाए, बच्चे की बातों को सुना जाए, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक पॉजिटिव टोन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव टोन होनी चाहिए जिसमें एक अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट बने, पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पर आपका अप्रूव्ड, हम बच्चे की बात को समझें, बच्चे के एफर्ट्स को अप्रूव करें, अप्रूव करें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन था कंप्लायंस विद द टीचर, अगर इस ऑप्शन के साथ अगर हम चलें, इसको हम सही इसलिए नहीं मान रहे हैं कि अगर बच्चा सिर्फ टीचर के अनुसार चलेगा तो वो अपनी बात नहीं कह पाएगा, जिसकी वजह से वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, उसके आइडियाज़ क्रिएटिव नहीं होंगे, वो अपनी बात नहीं बोल पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अध्यापकों के अनुसार एक लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं बन सकता है, बच्चे को भी मौका देना पड़ेगा लर्निंग एनवायरनमेंट। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक